चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत में अपने क्लास को आगे की ओर बढ़ाएंगे। और आज हमारा दूसरा क्लास है मध्यकालीन भारत का, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत काल में गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश, जिसे बहुत सारे इतिहासकार गुलाम वंश ना करके मामलुक वंश भी कहते हैं, लेकिन अगर हम लोग तुर्की भाषा में देखें तो मामलुक का अर्थ भी गुलाम ही होता है। मामलुक का अर्थ क्या होता है हम लोग का? गुलाम वंश होता है। मामलुक वंश आपके एग्जाम के लिए, या गुलाम वंश जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, कम से कम नहीं भी तो अगर हम बनाना चाहें तो सामान्य एग्जाम में प्रीवियस ईयर को देखते हुए मैंने अपने स्लाइड में 100 से प्लस क्वेश्चन को इंक्लूड किया इसमें गुलाम वंश से। सभी राजाओं को देखेंगे और सबके जीवनी को हम लोग यहाँ पर पढ़ते चलेंगे, और सभी प्रश्न उत्तर को जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये उपस्थित होता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसके गुलाम थे हम लोग का? मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, यह वही गोरी है जो पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए आता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191। दूसरा 1192, और चंदावर का युद्ध 94, जहां पे वो किससे लड़ता है? जयचंद से लड़ता है हम लोग का। ठीक है, ये आप लोगों को पहले हम पढ़ा चुके हैं। अब इसमें देखते हैं तो ये क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो गौरी का क्या था? गुलाम था। गौरी ने इसको खरीदा हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। कुतुबुद्दीन ऐबक जो बहुत छोटा था, तो उसको बहुत छोटे उम्र में ही इसको क्या किया जाता है कि इसको बाजार में गुलामों की तरह बेच दिया जाता है। गुलामों की तरह इसको बेच दिया जाता है, और इसको एक काजी खरीद लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये काजी क्या करता है, इसको अपने बेटे के तरह रखते हैं काजी, और इसको युद्ध कला, घुड़सवारी सब सिखाते हैं। और काजी के साथ रहते रहते ये कुरान पढ़ना बहुत अच्छा सीख जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि बहुत ही सुरीला स्वर में कुरान गाते थे, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत जगह पर इतिहासकारों ने या बहुत लोगों ने इसे क्या कहा है? कुरान खां की उपाधि से इसको नवाजा है। ठीक है, तो कुरान खां किसे कहा गया? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कुरान खां की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया है। क्यों दिया गया आपको हम बता दिए। अब क्या होता है कि ये जैसे बड़े होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, उस काजी के पास काजी का देहांत हो जाता है, और उनके देहांत होने के बाद जो काजी के दो बेटे थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या थे? जलते थे, वो क्या करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच देते हैं। फिर से बिकते बिकते कुतुबुद्दीन ऐबक किसके पास आते हैं? मोहम्मद गोरी के पास आते हैं, और मोहम्मद गोरी इनको अपने संरक्षण में रखते हैं। मोहम्मद गोरी के पास मोहम्मद गोरी देखते हैं कि इसका युद्ध कला काफी निपुण है, युद्ध कला में इसको आगे इसको क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। मोहम्मद गोरी के पास ये आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और क्या करता है ये कि मोहम्मद गोरी के पास आने के बाद यह उनकी सेवा में लग जाता है। इसका एक और गुण था, कुरान खां की उपाधि के अलावा एक और भी इसको उपाधि मिलता है, लाख बख्श की उपाधि। कुतुबुद्दीन ऐबक को दूसरा एक उपाधि जो मिला था वो मिला था लाख बख्श की उपाधि। अब इसके पीछे भी कहानी जान लो कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि क्यों दिया गया था, समझ में आना। तो इसको लाख बख्श की उपाधि इसलिए दिया गया था कि ये क्या करता है कि जो भी इसको इनाम मिलते हैं युद्ध के बाद, या राजा से जो भी इसको इनाम मिलते हैं, वो अपने से कम ओहदे वाले गुलामों को क्या करता है? ये बांट देता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। समझ में गया। और दान देने की इस प्रवृत्ति के कारण इसको क्या नाम दिया गया था? लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। जब इसके बारे में मोहम्मद गोरी जानते हैं तो मोहम्मद गोरी इसको अपने पास रखते हैं, बड़ा ओहदा देते हैं, और बाद में मोहम्मद गोरी अपने पुत्री के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का शादी कर देते हैं। ठीक है, तब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इतना कहानी था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कहाँ पे किया था? 24 जून 1206 में इसने अपना राज्याभिषेक किया था, और इसने अपना राज्याभिषेक कहाँ पे किया था? तो लाहौर में किया था। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, लाहौर में किया था, समझ में आना। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक मीनार बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कुतुब मीनार। ये आप लोग बहुत बार देखे होंगे कुतुब मीनार। ठीक है, और कुतुब मीनार के बारे में यहाँ तक बोला जाता है कि कुतुब मीनार इसने पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसने बनवाया था? पहला क्वेश्चन तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके याद में बनवाया था? बख्तियार काकी।
बख्तियार शाही। फिर पूछता है कुतुब मीनार को किन्होंने बनवाया था, और अगर बहुवचन में दे दे तो देखो कुतुब मीनार को किन्होंने बनाया था। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक बनाता है, परंतु क्या करता है, निर्माण इसका पूरा नहीं करा पाता, आधा ही निर्माण करा पाता है। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी आता है कौन, अल्तमस। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन रहता है हम लोग का, अल्तमस आता है, और 3 मंजिल तक निर्माण कराता है, तीसरा मंदिर तक निर्माण कराता है, और ये भी पूरा नहीं कर पाता। आगे जाके फिर ये भी ध्वस्त हो जाता है, तीसरा मंदिर में बिजली गिरता है, ध्वस्त हो जाता है, ऐसा इतिहास में बताया गया है। और कुतुब मीनार का अंतिम जो रूप से इसको बनाता है, जो अंतिम जो 5वां मंजिल तक आप लोग देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 मंदिर में कुतुब मीनार है। तो अंतिम मंदिर बनाता है इसको फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक वंश का राजा था, समझ में ना। तो कुतुब मीनार को बनाने में 3 लोगों का नाम आता है। एक आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, शुरुआत किया था, उसके बाद अल्तमस का नाम आता है, उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक का। कुतुब मीनार कहाँ पर हम लोग का, तो दिल्ली में है। और इसके बारे में यहाँ तक विवाद चला था कि ये जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार नाम के हिंदू मंदिर है का अवशेष है, स्तंभ है, हिंदू स्तंभ है, विष्णु स्तंभ है, इसका नाम मिलता है बहुत जगहों पे। क्योंकि जब रिसर्च हुआ, यहाँ पर खोज किया गया, तो बहुत सारे हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों का अवशेष यहाँ पर मिले, समझ में आया। तो बहुत सारे जो मुस्लिम कला आप देख रहे हैं उस पर विवाद होते रहता है, जैसे कि ताजमहल पर भी विवाद है, ताजमहल पर भी क्या है, विवाद है। ये ताजमहल क्या है हम लोग का, तो ताजमहल हम लोग का शिव मंदिर है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग देख लिए ज्ञानवापी मस्जिद चिल्ला रहता है, ज्ञानवापी मस्जिद हमारा है, हमारा खोदा गया नीचे, तो नीचे से नंदी निकल रहा है, तो शिव निकल रहे हैं, तो कुछ निकल रहा है, मूर्ति निकल रहा है, दबा दिया, तोड़ दिया। तो वही चीज है यहाँ पर भी हुआ है, इस पर विवाद हुआ है, क्योंकि देश में भाई शांति बना कर रखना है, सरकार भी चुप है। यह है आखिर हिंदू मंदिर का अवशेष। क्योंकि यहाँ पर जाओगे तो अभी भी आपको देखने को मिला, गणेश जी की मूर्ति एक मिलेगी, जो आपको लोहा के ग्रिल में उसको कैप में बंद किया गया है, अभी भी है वहां पे, समझ में ना। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का कुतुब इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है। अब यहाँ तक क्या था कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो था ना, वो मस्जिद नाम का पहले संस्कृत विद्यालय था, विग्रह राज चतुर्थ इसको बनवाया था, ठीक है। चौहान वंश का कौन बनाया था, विग्रह राज चतुर्थ इसको बनवाया था। इसको भी 2.5 दिन का झोपड़ा जो था हम लोग का पहले संस्कृत विद्यालय था, तोड़ के इसको मस्जिद बनवा दिया। तो पूछा गया, तो उस समय कोई मतलब नहीं, एग्जाम में वो नहीं पूछेगा कि कुतुबुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो किसने बनाया था हम लोग का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी देख रहे हो एग्जाम में तो बहुत ज्यादा स्टैटिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। यूपी कांस्टेबल देखे ना, हम बोल रहे थे स्टैटिक का वेट बढ़ेगा, स्टैटिक रटवा रहे थे क्लास में, देखो यूपी कांस्टेबल भी हो रहा है, स्टैटिक पूछ रहा है। और देखो कितना टीचर लोग करते हैं, क्वेश्चन नहीं लड़ा होगा, लेकिन आके यूट्यूब पर छाती पीटना शुरू कर, हमारा ही लड़ा है, हमारा ही लड़ा है, हमारा ही लड़ा है, 80 लड़ा, 85 लड़ा, 86 लड़ा। जबकि हालत यह है कि क्वेश्चन किसी का नहीं, अनएक्सेप्टेड पूछ रहा है क्वेश्चन वहां पे, समझ में। तो अच्छा से पूरा पढ़ना आपको जरूरी है, स्टैटिक हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, बायोलॉजी हो, कहाँ से क्वेश्चन कितना वेटेज का होगा कोई नहीं जानता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज आपको स्टैटिक में भी आ जाता है, कौन से मंदिर का निर्माण, मस्जिद का निर्माण कौन कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। पहले आपको कहानी सुना दी है, कहा जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला, ठीक है, जो था बख्तियार खिलजी, किसका सेनापति था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। ये भी क्वेश्चन पूछा, अभी तुरंत देखो करंट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने। और बख्तियार खिलजी तो सब लोग रटे हुए हैं, क्योंकि अभी देखो हाल में ऐसा क्या हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया गया है, समझ में है ना। तो बख्तियार खिलजी क्या किया, बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाता है, सर इसको तोड़ देता है, और अभी वर्तमान सरकार इसको क्या करता है, फिर से बनवाता है। बख्तियार खिलजी सेनापति किसका था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी, पहले भी इसको बता दिए थे, इससे 2 इसका पुत्री मिलेगा, आगे इसका वर्णन आपको हम देंगे, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु होती है, ये भी पूछता है कि किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की मृत्यु है ना चौगान खेलते हुए यानी पोलो खेलते हुए हुआ था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, पोलो खेल रहा था, घोड़े का जो काठी होता है, काठी होता है, काठी नहीं काठी होता है, काठी का घोड़ा जो बोलते हैं ना, जो उसका सीट होता है बैठने वाला, वही क्या होता है,
टूट जाता है और टूट के इसके छाती में लग जाता है, जिनके कारण कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो जाता है। आया समझ में? तो इनकी मृत्यु ऐसे हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया, ये भी क्वेश्चन पूछता है। लाहौर में, लाहौर में राज्याभिषेक हुआ तो लाहौर में ही दफना दिया गया इनको। ठीक है, आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र था उनका नाम था आराम शाह, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र था कौन था हम लोग का? आराम था। ये राजा तो बनते हैं, ठीक है, लेकिन ये योग्य नहीं थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का 1210 में मरते हैं और 1211 तक करीब करीब ये रहते हैं। मान लो 1210 के जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में बने होंगे, है ना। डेट तो मालूम नहीं इनका कब बने थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र था हम लोग का, वो आराम था, वो बनता है राजा, लेकिन वो पूरी तरह से नैसा नाम वैसा काम, पूरा आराम करने था। और इसको मात्र 8 महीने में इसको हटा दिया था सिंहासन से, है ना। और इसकी हत्या कौन करता है? आराम शाह का हत्या इल्तुतमिश करता है। कौन करता है हम लोग का? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, क्या था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और गुलाम था, है ना। गौरी का गुलाम कौन? तो गौरी का गुलाम ऐबक, और ऐबक का गुलाम कौन हम लोग का? इल्तुतमिश। ये तो आपको क्रम पूछता है बहुत बार। गौरी के गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम कौन हम लोग का? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1210 में गद्दी पर बैठा और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक पूछता है, VVI क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो हम लोग का इल्तुतमिश था। हम लोग का इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? गुलाम था, बता चुके हैं आपको। गौरी के गुलाम ऐबक, ऐबक का गौरी के गुलाम कौन? हम लोग का ऐबक, और ऐबक गुलाम इल्तुतमिश। ठीक है, और इल्तुतमिश क्या करता है कि एक चालीसा गठन करता है। चालीसा क्या होता है? 40 सरदारों का समूह होता है। चालीसा क्या होता है हम लोग का? 40 सरदारों का समूह होता है और इल्तुतमिश चालीसा गठन करता है। वो जिसे तुर्क ए चहलगानी कहते हैं। आप पूछोगे चालीसा गठन क्यों करता है? तो चालीसा गठन इसका करने के पीछे मेन उद्देश्य था कि जो भी राज्य में इसके खिलाफ विद्रोह करेगा उसको विद्रोह को दबा देना है। तो चालीसा इसको तो नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन एक आगे आने वाला पीढ़ी में गले का हड्डी बन जाता है चालीसा। ठीक है, तो चालीसा गठन कौन किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। यहां तक आपको समझ में आया? ज्यादा हम क्लास में टाइम लंबा नहीं लेंगे, ना वीडियो लंबा करेंगे। पढ़िए वो जो आपको आएगा एग्जाम में, और कहानी जहां जरूरत हो कहानी सुना देंगे आपको। ठीक है, चालीसा क्या था? तो विश्वसनीय गुलाम सरदारों का गुट था, जिसके बारे में आपको बता दिए। ठीक है, प्रारंभ में इल्तुतमिश को यल्दौज और कुवाचा से सामना करना पड़ा। और पूछोगे भैया यल्दौज और कुवाचा कौन थे? यल्दौज और कुवाचा कौन थे? तो अब सुनो कहानी। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा था तो मर ही जाता है। एक बेटा था वो अयोग्य था, है ना, अयोग्य था। अब क्या था कि ये जानता है कि तो मेरा अयोग्य बेटा ढेर दिन रहेगा नहीं, ये अपन 3 गो एकड़ बेटी होती है, तीनों बेटी का शादी अपने गुलामों से करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, पहला कौन गुलाम होता है हम लोग का? तो पहला तो हम लोग का इल्तुतमिश, दूसरा गुलाम यल्दौज और तीसरा गुलाम कुवाचा। तीनों एक तरह से रिश्ता में साढ़ू भाई थे। साढ़ू समझ में आ रहा है? साढ़ू समझ में आ रहा है ना? साढ़ू भाई। ठीक है, एक ही फैक्ट्री से ठगे हुए 3 लोग, इसको क्या बोलते हैं? साढ़ू बोलते हैं। तो तीनों साढ़ू था, लेकिन इल्तुतमिश देखा कि साढ़ुआना निभाव में कोई फायदा नहीं है। अगर हम इसको नहीं मारेंगे तो एक न एक दिन हमको लपेट के रख देगा। इल्तुतमिश दिमाग लगाता है, इससे पहले कि तुम हमें मारो हम ही तुमको खत्म कर देते हैं। इल्तुतमिश दोनों को क्या करता है? यल्दौज और कुवाचा को रास्ते से हटा के सिंहासन पे बैठ जाता है। देखो, अगर तुम कहोगे ना कि भगवान मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, भगवान बुरा नहीं कर रहे, तू दिमाग का नहीं चलाया अपने साथ, दिमाग नहीं चलाया, दिमाग चलाओ हमेशा, और खतरा आने से पहले खतरा को खत्म कर दो। और एक बात और बताते हैं, अपनी एक जिंदगी की सीख बताते हैं। तुमको जब जब लगेगा कि हम जिंदगी में बहुत कुछ सीख चुके हैं, है ना, जिंदगी तुम्हें एक धमाकेदार थप्पड़ मारेगी और एक नया लेसन सिखा देगी। तुम सब कुछ बच के रहो, तुम सब कुछ बच के रहो, सब कुछ अच्छा करो, लेकिन जब सिखानी होगी जिंदगी ना, तुमको जोरदार थप्पड़ मारेगी और एक नया लेसन सिखा देगी। ये जिंदगी है। तो कोई भी आज तक पूरा नहीं सीखा है कुछ भी। आप कतनो बढ़िया से बच के रहिए, कतनो अच्छा इंसान बनिए। अच्छा इंसान है तो बताएगा कि बुरा भी बनना है,
बीच का रास्ता पकड़, और खूब बुरा है तो फिर बताएगा ना तो मेरी अच्छा भी बन जाओ। तो सबको जिंदगी सिखाते रहती है। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम अरबी सिक्का कौन चलाया था? तो इल्तुतमिश चलाया था। और इक्ता व्यवस्था का शुभारंभ किया था। इक्ता इल्तुतमिश। इक्ता एक तरह से जागीरदारी व्यवस्था थी, जमीन से संबंधित है। इक्ता व्यवस्था किस संबंधित? हम लोग का जमीन से। जमीन दे दिया, टैक्स वसूल के तुम हमको दे दो। इक्तदारी किससे संबंधित था? तो ये था जमीन से संबंधित था। आ रहा समझ में आप लोग को? फुकड़े से आगे चलते हैं। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थापित किया, इसीलिए इल्तुतमिश को क्या बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं, क्योंकि मोहम्मद गौरी हो या कुतुबुद्दीन ऐबक हो, ये दोनों लोग कहाँ शासन कर रहे थे? लाहौर में कर रहे थे। पंजाब, लाहौर कहाँ पे है? पंजाब में है। ठीक है, गुरु रंधावा गाना गाए हैं, तू लग दी लाहौर दिया, वही वाला लाहौर, ये पंजाब में है। और ये पंजाब में जो लाहौर है, हम लोग का वहां से कहा लाते हैं? दिल्ली में लाते और सल्तनत को स्थापित करते हैं। इल्तुतमिश क्या करते हैं? इल्तुतमिश क्या करते हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का निर्माण कराते हैं इल्तुतमिश। ठीक है, ये मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार का निर्माण कराते हैं। और मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे? अजमेर में। एक बार एग्जाम में पूछा था, एक बार एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन, जब हम शुरू शुरू की तैयारी कर रहे थे, चाइल्डहुड में थे हम भी नया नया, तो उसी समय एसएससी में क्वेश्चन पूछ देगा दिया था कि मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर में, काफी प्रसिद्ध दरगाह है। ठीक है, भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश ने मकबरा शैली का जन्मदाता कहा गया है। मकबरा समझ में आता है ना? मुसलमान लोगों कब्र, कब्र के ऊपर महल बना दिया है, तो क्या हो गया? उसको मकबरा बोलते हैं, है ना? तो भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो इल्तुतमिश को कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर दे देगा तो लोग कहेंगे बाप रे कितना भारी क्वेश्चन दिया है। अरे भाई ठीक से पढ़ो, बहुत कुछ दिया है, अभी तो पढ़ोगे तब ना। सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र नसरुद्दीन महमूद की याद में कराया था, है ना? दिल्ली से 3 किलोमीटर, कुतुब मीनार से 3 किलोमीटर ये दूरी पर है आपको। ठीक है, तो इसने याद नहीं करना किसके याद में कराया था, बस ये पूछेगा कि मकबरा शैली का जन्मदाता कौन थे हम लोग के? तो इल्तुतमिश से पहला मकबरा इसने बनाया था। फिर मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह कौन बनाया था अजमेर में? तो हम लोग कौन थे हम लोग के? इल्तुतमिश। समझ में आया? ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछेगा। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण करने के लिए 1221 में इल्तुतमिश के समय में चंगेज खान भारत में आक्रमण करने वाला था, 1221 में। ठीक है, और 1221 में क्या करता है? चंगेज खान भारत की ओर आता है आक्रमण करने के लिए। अब इसमें कहानी क्या है कि एक आता है उधर से, तुर्क से ही एक आता है, छोटा मोटा सरदार रहता है, वो आता है और इल्तुतमिश से कहता है भैया हमको बचा दो। केकरा से? तो चंगेज खान से। इल्तुतमिश कहता है बोका कि तारा का बचाव के चक्कर में अपन पूरा का पूरा राज्य लुटा दे। चंगेज खान वो है कि जौन गांव में जाता है वो गांव को सीधे साफा चट कर देता है ना? वीर होना अलग बात है, लेकिन सामने वाले को देख कर लड़ना पड़ता है। तो क्या करता है इल्तुतमिश? दिमाग लगाता है और जो आता है शरण लेने के लिए उसको क्या करता है? उल्टे पहुंचा देता है चंगेज खान के सामने। और चंगेज खान को खूब सारा धन देता है। महाराज लीना काहे खातिर दिल्ली पर आक्रमण कर इतना दूर रहिएगा, हम तो आप ही के हैं, लीजिए पूरा धन दौलत एकदम दम भर देता है। चंगेज खान खुश, अरे भैया का राजा तो हमार बात मान गया, डरे ले आया, जानता था कि आएगा तो भाई को तो लड़ना पड़ेगा, देश खर्चा होगा। और हमारा भैया अगर 1000 रुपया है तो हजारों का 1000 का 1001 रुपया लूट के ले जाएगा, जो ना रहेगा तो लूट के ले जाएगा, ही जान मारेगा तो लगे मारेगा। तो भैया हमारा 1000 रुपया तो 200-300 रुपया गया तो गया, कोई बात ना, 700 रुपया तो है ना, ये सोचा है वो। और चंगेज खान तो पूरा धन उन देखा तो अगर दिमाग खराब होगा, चंगेज खान वहीं से लौट गया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है, भारत को मंगोल आक्रमण से किसने बचाया था? इल्तुतमिश। जबरदस्त क्वेश्चन है, भारत को मंगोल आक्रमण से कौन बचाया था? तो हम लोग का इल्तुतमिश बचाया था। कोई दिक्कत ना, आगे चलते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है, और इल्तुतमिश की मृत्यु कब होती है? 1236 ईस्वी में हो जाती है। और इल्तुतमिश की एक पुत्री थी जिनका नाम था रजिया सुल्ताना। अब यहाँ पे एक और कहानी शुरू होगी आगे। इनके दो, एगो बेटा एगो बेटी, लेकिन बेटा नालायक बेटी तेज, बेटा नालायक और बेटी तेज थी।
ठीक है, अब हम लोग अगला चैप्टर में देखेंगे रजिया सुल्ताना के बारे में। लेकिन रजिया जैसे इल्तुतमिश मरते हैं तो रजिया इल्तुतमिश का जो बेटा था उनका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, ये बैठता हुआ गद्दी पे। और रजिया सुल्ताना और रुकनुद्दीन फिरोज रिश्ते में सौतेला भाई बहन है, सौतेला भाई बहन है। रजिया सुल्ताना की कहा जाता है, कहीं जाता है कि उनकी माता मर गई थी या जो भी था, है ना। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज की जो माता थी वो काफी चंट स्वभाव की थी। रजिया सुल्ताना को देखना नहीं पसंद करती थी। रजिया जब हम लोग आगे हम पढ़े हम लोग रजिया सुल्ताना के बारे में, जब इल्तुतमिश क्या करते हैं, जब भी युद्ध में जाते हैं तो अपना राजकाज रुकनुद्दीन फिरोज को ना सौंप के रजिया सुल्ताना को सौंपते हैं कि बुचिया संभाल ली है। और रजिया सुल्ताना काफी योग्य शासिका थी कि इल्तुतमिश के ना रहते हुए भी पूरा का पूरा राज्य को क्या करती है, वो संभाल लेती है ना। लेकिन भाई क्योंकि औरत थी, कहा जाता है कि रजिया सुल्ताना की सिर्फ एक गलती थी और वो गलती थी कि वो महिला थी, बाकी एक योग्य शासक का सब गुण लेके वो पैदा हुई थी, है ना। तो रुकनुद्दीन फिरोज के शासन के बागडोर उसकी माँ शाह तुर्कान के हाथों में जाता है। रुकनुद्दीन फिरोज जब शासक बनता है, किसके मरने के बाद, इल्तुतमिश के मरने के बाद। बेटा है, बेटा राजा बनेगा, यही तो खोपड़ी गलत है लोग का कि बेटा है तो बढ़िया है। तो बेटा राजा बना, बेटा था अय्यास, माई कहती है कोई बात ना, तो जो करना करो, हम राज्य संभाल लेते हैं। लेकिन माई के भी बस का बात नहीं था, राज्य संभाला हल हुआ ना है। राज्य में अव्यवस्था हो जाती है। अब पूछोगे भैया उस समय रजिया सुल्ताना कहाँ थी, तो रजिया सुल्ताना को रुकनुद्दीन फिरोज क्या करता है, कैद कर देता अपनी बहन को। अपनी बहन नहीं थी, सौतेली बहन थी। और इस्लाम में तो समझ लो कि अपना दूध का बहन छोड़ के बाकी कोनो बहन को चिन्हवे नहीं करता है। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, हमारा कोई डर थोड़ा रखल है। ये तो भाई सौतेली बहन थी, डाल देता है जेल में, आराम से स्थिर से रहिए एकदम। शाह तुर्कान के अत्याचारों का परिणाम हुआ कि चारों तरफ विद्रोह फैल गया। शाह तुर्कान इतना अत्याचार करता है लोगों को, इतना टैक्स लाद देता है और इतना दिक्कत करता है लोगों को कि चारों तरफ हो जाता है कि ये विद्रोह फूट जाता है। और लगता है कि अब सल्तनत गया कि तब सल्तनत गया। तब यह है कि इसी बीच में एक चमत्कार होता है, रजिया सुल्ताना कैद से भाग आती हैं और फटे फटे जो कपड़े हैं, लाल कपड़ा वस्त्र पहन की, जो अचकन की तरह था, उसमें ये जमा मस्जिद के पास, दिल्ली में बोला जाता है कि जमा मस्जिद के पास इकट्ठा होती हैं और इकट्ठा होकर लोगों से बोलती हैं कि आप मुझे शासन करने का मौका दे, मेरे पिताजी हम पर भरोसा करते हैं, मेरे पिताजी के नाम पर आप मुझे शासन करने का मौका दे। लोग भी कहते हैं भाई वो तो खत्म है, महा रुकनुद्दीन फिरोज अय्यास किस्म का है, हो सकता है कि अगर बाबूजी इल्तुतमिश हमेशा शासन दिए थे, बढ़िया कामों कर रहे थे। लोग इसको क्या करते हैं, शासिका बना देते हैं, विद्रोह होता है और इसको शासिका बना दिया जाता है, समझ में आया। तो यहाँ से अब कहानी शुरू होगी हम लोग की रजिया सुल्ताना की, ठीक है। रजिया सुल्ताना की कहानी हम लोग की शुरू होती है। रजिया सुल्ताना जिनके बारे में जो कहानी है, इनकी अच्छाई से ज्यादा कहानी इनके प्रेम संबंधों के बारे में बात होती है ना। और इन कितनी शासिका कुशल थी, इसके बारे में लोग बात ना करके बात करते हैं इनके प्रेम कहानी के बारे में। और पुरुष मानसिकता का यह परिचय है कि बाकी कितने राजा हैं, कितने लंपट राजा हैं, उनकी कोई प्रेम कहानी का जिक्र नहीं होता है। लेकिन ये औरत थी और एक व्यक्ति से प्रेम कर लेती है, बदनामी चालू। तो चलते हैं रजिया सुल्ताना के बारे में। जो आप लोग सीरियल उरियल में देखते हैं उसको भरोसा मत कीजिएगा, हिस्ट्री अलग है, फिल्म सीरियल अलग है। कहाँ कहलाता है, हेमा मालिनी भी बनाई थी रजिया सुल्ताना पे मूवी, है ना। रजिया सुल्ताना पर मूवी बनाती है हेमा मालिनी, और में धर्मेंद्र रहते हैं, काला खा बनते हैं करिया पेंट करके। लेकिन उसमें रजिया सुल्ताना को एक वीर योद्धा दिखाने की जगह पर, शासिका दिखाने की जगह पे एक औरत की, कामुक औरत के रूप में दिखाया जाता है, जो कि सही तरह से इस इतिहास में उनका जस्टिस नहीं है। रजिया सुल्ताना एक अलग कैरेक्टर ही है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग रजिया सुल्ताना के बारे में। रजिया को 1236 में जनता और अमीरों द्वारा गद्दी पर बैठाया गया, जो अमीर सरदार थे वो लोग, ठीक है। और रजिया सुल्ताना जब गद्दी पर बैठती है तो ये
पर्दा हटा देती है, मैंने कि जो बुर्का उर्का होता है उसको हटा देती है और पुरुषों की तरह अचकन पहन के बैठती है, खुला मुंह करके टोपी पहन के बैठती है, जिसके कारण वहां दरबार में बैठे लोगों को ये पसंद नहीं आते कि हम महिला के अंदर शासन रखेंगे। आई महिला इतना बदतमीज है कि मुंह खोल के आ रही है, मेल ईगो हट होगा लोग का, है ना। अब एक और काम करती है रजिया सुल्ताना, दूसरा गलती ये करती है कि रजिया ने याकूत को अमीर आखुर नियुक्त कर दिया और कहा था ऐसी आज याकूत से क्या था कि रजिया सुल्ताना का प्रेम चल रहा था, ठीक है। इसी याकूत से क्या था कि रजिया सुल्ताना का प्रेम चल रहा था, एक घोड़ा उड़ा का सरदार था वहां पे, वो समझ में ये कर देती है तो लोग पहले से को और कहानी सुनने को मिल गया कि देखो तो राजा राजिन रानी ऐसे, है ना। लोग के बीच में काम का है, लोग के बीच में यही काम है कि अफवाह फैलाना, लोग का सबसे फेवरेट काम का है अफवाह फैलाना। एक शायरी है, गजल है किसी का कि जिसका जितना नाम हुआ है वो उतना बदनाम हुआ है, ये तुम लिख लो। तुम अच्छा करने की कोशिश करो ना, तुमको तुरंत बदनाम किया जाए। मोदी जी बेचारे कितना दूर रहते हैं औरतों से। देखो एक कौन है हम लोग का, जर्मनी की है ना, इटली की है ना, हाँ मेलोनी जी हैं। अब उनके साथ फालतू के वीडियो लोग बनाता है, केस कर देना चाहिए ऐसा लोग पे। दो राष्ट्रों के बीच के संबंध को खराब किया जा रहा है, जबकि हमारे मोदी जी ऐसा है ये नहीं, है ना। क्लिप्स डाल डाल के आगे बढ़ते हम लोग। उसके बाद बात करते हम लोग कि रजिया ने अल्तुनिया को, है ना, अल्तुनिया को तब रहिंद का अख्तदार नियुक्त किया, है ना। ये भटिंडा जगह है, वहां का क्या किया उसको, अल्तुनिया को क्या बनाता है कि ये अख्तदार माने उसको देते है कि तुम टैक्स वसूलो। और बाद में क्या होता है कि रजिया सुल्ताना का के राज्य में ही विद्रोह हो जाता है। जब राज्य में विद्रोह हो जाता है रजिया सुल्ताना का, कोई साथ नहीं देता है। इसके जो प्रेमी थे याकूत, कहीं पर काले खान भी देता है, ठीक है, इसको मार दिया जाता है। सबसे पहले इसके प्रेमी को मार दिया जाता है विद्रोह करके। तब रजिया सुल्ताना भागती है और अल्तुनिया के पास जाती है, अल्तुनिया से शरण मांगती है और अल्तुनिया बोलता है कि तुम हमसे शादी कर लो, हम तुम्हारा आगे हेल्प करेंगे। भी कहते हैं ठीक है भाई, खाली बैठे से बढ़िया की शादी कर लिया जाए। रणनीति अपनाती है कि सेना तब तक तैयार करेंगे, फिर दिल्ली पर जाएंगे, आक्रमण करेंगे, लेकिन शादी करती हैं, अपने आप को तैयार करती। उससे पहले क्या है, बहराम शाह ने कैथल के समीप कुछ हिंदू लड़ाकुओं के द्वारा रजिया का हत्या करवा दिया, ठीक है। रजिया क्या करवा देता है, हत्या करा देता है। इस प्रकार भारत एक महान शासिका को खो देता है। अब एक क्वेश्चन हमेशा बार बार आता है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। अगर ऐसे पूछा जाएगा, अगर कोई बोलता है कि रजिया सुल्तान की, ये गलत बात है ना। भारत में पहले भी मध्यकालीन में क्या, अगर प्राचीन इतिहास में बहुत सारी महिलाएं शासिका के रूप में उभरी हुई हैं, ठीक है। तो भारत, ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन है महिला शासिका, ये गलत क्वेश्चन है। भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन है, तब रजिया सुल्ताना। नहीं तो 1100 कुछ ये 1200 के अप्रोक्स में देखोगे तो कश्मीर में एक वंश था, उसमें कश्मीर में एक थी रानी दिद्दा, जिनके बारे में आपको बार बार बोलते रहते हैं। रानी दिद्दा इनसे पहले थी और इनसे काफी सफल शासिका थी रानी दिद्दा। और रानी दिद्दा इतना सफल शासिका थी, लोगों से इतना प्रेम करती थी और इतना अच्छा कैरेक्टर की थी रानी दिद्दा कि लोगों ने अपनी बड़ी बहन को भी दिद्दा बोलना शुरू कर दिया। सब समझ में ना, कश्मीर के लोगों ने अपनी बड़ी बहनों क्या किया, सम्मान में दिद्दा बोलना शुरू किया, और वही दिद्दा दिद्दा वर्ड चेंज करते करते दीदी हो गया। और हम लोग आज क्या बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, वही दिद्दा वर्ड कन्वर्ट हो गया दीदी में। सोचो कितनी महान शासिका, लोग अपनी बड़ी बहन को, आज कोई अपना बड़ी बहन को बोलेगा मायावती, बोलता है बहन मायावती, कौन बोल दे अपनी बड़ी बहन, तुरंत बड़ी बहन मारे कपार फोड़ देगी। बहन मायावती बोलना अलग चीज है, लेकिन अपनी बहन को मायावती बोलना अलग चीज है। अपनी बहन को ममता बनर्जी बोलना अलग चीज है। मारेगी, लोड़ा घुमा के मारेगी, समझ में आया ना। बड़ी विवाद है इन लोग के शासन में, समझ में आया, बड़ी विवाद है। कहाँ मायावती आई और ममता बनर्जी आई, कुछ लोग क्लिप काट के देंगे। अभी हुआ ना कोलकाता में, कहाँ प्रोटेस्ट करने आई दोनों लोग, कुछ तो नहीं कर रही है। औरत होने का मतलब ही नहीं कि औरत का दर्द समझेंगी, औरत सिर्फ एक पुरुष औरत का दर्द समझ लेता है। औरत की सबसे बड़ी अगर दुश्मन कोई है तो औरत ही है, उससे बढ़िया योगी जी हैं तुम्हारे, कर के देखा यूपी में, दोबारा किया था अयोध्या में ना,
तोड़वा दिया घर, खोलवा के बैंक खाली करवा के फिर तोड़वाया घर ऊपर, करो फिर से, मजा आ जाएगा। आगे चलते हैं तो उसके बाद क्या होता है, बहराम शाह मरवा देता है हम लोग का रजिया सुल्ताना को, समझे ना। और रजिया सुल्ताना के बाद बनता है बहराम शाह खुद शासक बनता है, ठीक है। लेकिन बहराम शाह का भी क्या होता है, 2 साल शासन करता है और आराम से बहराम शाह को क्या होते हैं, तुर्क मार देते हैं, मार के खत्म। तुर्क सरदार भी क्या करते हैं, बहराम को शाह को मार देते हैं। बहराम शाह कोई बेसी दिन तक नहीं टिकते हैं, कोई इनका काम नहीं दिखता है। बहराम शाह के बाद बनते हैं हम लोग के अलाउद्दीन मसूद शाह बनते हैं। बहराम शाह का उत्तराधिकारी था अलाउद्दीन मसूद शाह बना, और मसूद शाह ने बलबन को अपना अमीर हाजिब बनाया, है ना। अमीर मैंने की तरह समझे कि एक मंत्री का पद उसको दिया था, समझे ना। और किसको, तो बलबन को। अब यहाँ पर आया बलबन का नाम आ गया, और बलबन आगे जाके एक बहुत बड़ा शासक बनेगा। ये बलबन जो क्या अचानक आया था, नहीं जी, ये इल्तुतमिश के समय से ही गुलाम था बलबन। इल्तुतमिश को देखा, रजिया सुल्ताना को देखा, सबको देख रहा था छोटा पद पर रह के। अगर अंदर था कि भाई ये पूरा क्या करेंगे, राज हम ही करेंगे, अंतर में बहुत अच्छा क्षमता रखा था। कोई भी आदमी एक दिन में राज नहीं करता है, वक्त लगता है बनने में। जिस चीज को बनने में वक्त लगेगा, समझ लो कि वो चीज बहुत बढ़िया बनेगा। फूस की झोपड़ी कुछ दिनों में बन जाती है, लेकिन पत्थर के महल को बनने में वर्षों लग जाते हैं। तो जिसमें वर्षों लगता है उसको मिटाने में भी वर्षों लग जाएगा। चले, नासिरुद्दीन महमूद, उसके बाद कौन बनते हम लोग, नसरुद्दीन महमूद। बलबन ने नसरुद्दीन महमूद के स्थान पर, बलबन ने महमूद शाह के स्थान पर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। अब उसके बाद ही मर जाता है। एक बाद किसको बनाता है, बलबन हेल्प करता है, नसरुद्दीन महमूद को क्या बनाता है, सुल्तान बनाता है। लेकिन नसरुद्दीन महमूद भी कोई बहुत अच्छा शासक के रूप में नहीं जाना जाएगा, लेकिन बेचारा सीधा साधा था ये नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। नसरुद्दीन ने राज्य की समस्त शक्ति किसको दे दी, बलबन को। देख लो, इल्तुतमिश के समय गुलाम था, अब आगे कहाँ बन गया, समस्त शक्ति को अपने हाथ में ले लिया है, ठीक है। और नसरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। पूछता है कि बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दिया था, तो नसरुद्दीन महमूद ने दिया था। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी सुल्तान नसरुद्दीन से की थी। तो भाई तो सोच लिया था कि तो हमारे ससुर जी है, दामाद है, मारेंगे नहीं, है ना। तो नसरुद्दीन महमूद काफी अच्छा शासक था। बलबन अपन बेटी की शादी क्या करता है, नसरुद्दीन महमूद से कर देता है। नसरुद्दीन महमूद एक ऐसा शासक था जो टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, हई सब ना पूछेगा कोना से कोना का शादी हुआ ना, कभी ना, हई नहीं पूछेगा कोना से कोना का शादी हुआ, कभी नहीं पूछा, माथा फोड़ो मत कर। हई पूछेगा उलूग खां की उपाधि किसने दिया था, बलबन को नसरुद्दीन महमूद ने दिया था। अब भारतीय इतिहास का एकमात्र ऐसा शासक, या दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक जो कि टोपी सिलकर जीवन जीता था, उसका नाम क्या है अगर पूछ दिया तो नसरुद्दीन महमूद। पैसा था, मैंने कहता था कि हम अपना कमाई से करेंगे राजकाज, तो भाई प्रजा का पैसा है, सीधा साधा भी था। हमको अयासी से में नहीं रहना है, जो भी टोपी सिल का पैसा आएगा उसी से खाएंगे पिएंगे, बाकी खर्चा एक्सपेंस कम कर दिया था। सादा जीवन, उच्च विचार वाला ही राजा था नसरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। काफी अच्छा शासक था। नसरुद्दीन मोहम्मद की जब मृत्यु होती है 1265 ईस्वी में, है ना, तो बलबन उसका उत्तराधिकारी बन जाता है। जमाने में मर गया, मैंने ससुर जी क्या बन जाते हैं, उत्तराधिकारी। जवानी में मर जाते हैं ये नसरुद्दीन मोहम्मद। और अब तो क्या बोलते हैं, बलबन देखता है, देखा ना था कौन तो है ये ना है, बेटिया तो क्यों पैदा ना किए भाई, होबो करेगा तो छोट होगा, कहे ना हम ही सब समा रहे तो हम ही राजा बन जाए। अब तो गुलाम वंश में फिर से इल्तुतमिश के बाद आप देख रहे थे क्या कि गुलाम वंश में बेटा बेटी राजा बन रहा था, है ना। गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का गुलाम ही था ये हम लोग का बलबन। लेकिन बीच में बेटा बेटी शासन करना शुरू कर दिया, इसीलिए बहुत सारे इतिहासकार गुलाम वंश को गुलाम वंश नहीं मानते हैं, इसको मामलुक वंश कहते हैं। लेकिन अगर सही से देखा जाए तो मामलुक वंश ही गुलाम का ही पर्याय है। चले आगे चलते हैं। उसके बाद बात होता है हम लोग का बलबन के बारे में। दिल्ली सल्तनत का वो राजा जो दिल्ली सल्तनत को एकदम हिला कर रख देता है। अब बाबू बलबन का नाम जब भी ले आता है ना,
तो लक रक्त और लौ की रीति के लिए अपनाया जाता है। सबसे कठोर शासक, हिला कर रख देने वाला, हिला कर कहा गया ना, जेकर बाघ के करेजा, बाघ के करेजा वाला शासक थे, क्योंकि जानता था कि जो अच्छा ढेर बनेंगे ना तो हमारे यहाँ गुजारा देने वाला कोई है नहीं। ठीक है, ग्यासु बलबन इलबरी जाति का था, जाति उति ना पूछेगा एग्जाम में, बस हम लिख दिए, हमारा पढ़ाना काम है भाई, थोड़ा बहुत डिटेल। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित चालीसा को सबसे पहले बलबन ने समाप्त किया था। इल्तुतमिश से गुलाम था, लेकिन देख रहा था कि भैया चालीसा कर रहा है कांड, रजिया सुल्ताना को हटाने में भी चालीसा ही था, अब बाकी लोग के लिए परेशानी बन रहा है चालीसा, तो सबसे पहले चालीसा के 40 को रास्ता से हटवा देता है। हाँ, बलबन कहता है ना रहे बास ना बाजी बसुरी, कोई समुदाय ही नहीं रहेगा। जब ग्रुप नहीं रहेगा तो ताकत सबका क्या हो जाएगा, हम लोग का कमजोर हो जाएगा। तो चालीसा का गठन इल्तुतमिश करता है, चालीसा का अंत किसने कौन करता है, हम लोग का बलबन करता है। आगे चलते हैं। बलबन ने केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना की, जिसे दीवान अर्ज कहते हैं, ये नहीं पूछेगा आपको। सिजदा एवं पैबोस प्रथा का प्रचलन किसने किया था, या अनिवार्य किसने, प्रचलन अनिवार्य किसने किया था, तो ये किया था बलबन ने। अब ये तो तुमको पढ़ने को मिल जाएगा, लुसेंट में भी पढ़ने को मिल जाएगा, कोनो किताब लुसेंट अच्छी बुक है, मैं बोलते मैं पढ़ना, लेकिन समझना होगा ना कि भाई पढ़ने तो एक अर्थ का हुआ। सिजदा और पैबोस प्रथा क्या है, तो सिजदा का मतलब होता है हम लोग का झुक के नमन करना, झुक के नमन करना, है ना, जिसे हम लोग मतलब दंडवत प्रणाम, उसी तरह से समझो। और पैबोस का मतलब होता है पैर को चूमना, अंगूठे को चूमना, है ना, पैबोस होगा, पैबोस, बो सॉरी पैबोस, है ना, पैबोस गलत लिखा गया, पैबोस। पैबोस में क्या होता है, अंगूठा को चूमना। ये बोला कि जितना आएगा ना सब, कौन मंत्री हो, कोई औकात नहीं है, जानता हो मंत्री हो, घंटा होगा तो कोई आओगे, झुक के सलाम करोगे, झुक के सलाम करने के बाद आकर मेरा अंगूठा छुओगे, छुओगे नहीं चूमोगे, पैबोस प्रथा। ठीक है, यही था सिजदा और पैबोस प्रथा किसने लागू किया दिल्ली सल्तनत में, तो बलबन, क्योंकि बता रहे हैं कि बलबन सबसे खतरनाक शासक था। आओ तो अंगूठा चूम के जाओ, औकात में रहो। ठीक है, फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को किसने प्रारंभ किया था, यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया एसएससी में, है ना, और रेलवे का भी क्वेश्चन पूछा गया इसमें, रेलवे में भी कुछ एसपीडी में आपको क्वेश्चन ही मिल जाएगा देखने को। तो नवरोज को उत्सव किसने प्रारंभ किया था, तो बलबन, ये फारसी उत्सव था हम लोग का, है ना। अपने विरोधियों के प्रति लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, तो बलबन ने, लौ एवं रक्त की नीति। बाबू खराब करोगे तुम्हारा तो बहुत खराब करेंगे, सीधा बलबन का ये नियम था, तुम खराब करो तुम्हारा बहुत खराब करेंगे, और इतना खराब करेंगे कि आगे आने वाला पीढ़ी तुम्हारा रूह कांप जाएगा। और ये अपना जो महल बनवाता है ना, पूरा लाल कलर का महल बनवाता है, पेंट करा के, खून के रंग में उसको रंग देता है बलबन। आगे पढ़िएगा बलबन का महल के बारे में, दिल्ली में है एकदम पूरा खून के रंग में रंग के इसको बनाता है, मैंने खून से नहीं रंगता है, खून के रंग में रंग के बनाता है, हम ये बोल रहे हैं, लाल कलर का एकदम, जो कि दिखा रहा था कि ये कितना खतरनाक शासक है, ये अपने आप पे चिन्ह था उसका महल, समझ में है ना। उसी बलबन के महल में बाद में आके हम लोग का कौन अलाउद्दीन खिलजी आता है, वो अपना राज्याभिषेक कराता है, पावर दिखाने के लिए कि हम बलबन की तरह हैं कठोर। तो लौ एवं रक्त की नीति कौन अपनाता है, बलबन अपनाता है। बलबन के अपने दरबार में फारस की प्रसिद्ध कवि, फारस की प्रसिद्ध अमीर खुसरो तथा अमीर हसन रहते थे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बीबीआई क्वेश्चन है सब, जो घेरे हैं उसको आराम से लिख लीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट आपको भेज देंगे हम, कि फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे, बलबन के दरबार में रहते थे। ये ट्रिक याद करने का, जेकरा भी बल रहेगा वही तो अमीर रहेगा, जेकरा भी बल रहेगा वही तो अमीर रहेगा, और जेकरा भी बल रहेगा वही तो चालीसा का नाश करेगा, जेकरा भी बल रहेगा वही तो लौ और रक्त की नीति अपनाएगा। बस बलबन के नाम पे याद कर लो अपना, समझा। बलबन ने, ये तो हो गया नावराज होगा, ये सब तो करवा दिए, दोनों पॉइंट करा दिए, लौ और रक्त की नीति के दोनों करवा दिए हम। और बलबन अपने आप को सुल्तान जिले इलाही मानता था, अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है, इसलिए तो बोला है कि सिजदा और पैबोस करो, सिजदा और पैबोस करो। अपने आप को क्या बोलता था कि हम ईश्वर का अवतार हैं, आम इंसान
नहीं है। और राजा जो होता है ईश्वर का अवतार होता है, ये मानता था कौन? हम लोग का बलबन मानता था। अपने बड़े पुत्र महमूद की मृत्यु के बाद बलबन बेचारा पगला जाता है और उसके सदमा में बलबन की क्या जाती है? हम लोग की मृत्यु। बाबू बोला गया है कि जैसा ढेर अत्याचार करोगे ना, भोग के मरोगे। स्वर्ग और नर्क कहाँ पर है? यहीं पर है, कहीं और नहीं है, यहीं पर है। सब कुछ यहीं करके जाना है। ढेर अत्याचार किया था, बेटा मर जाता है, पगला जाता है। आसमान आदमी को मारता है तो नहीं पगलाता, इतना युद्ध लड़ता है तो नहीं पगलाता है। बेटा के मरने पर सदमा में चला जाता है और खुद भी प्राण त्याग देता है। और गुलाम वंश का इस तरह करीब करीब अंत हो जाता है। और इसके बाद जो शासक आते हैं उतने अयोग्य नहीं आते हैं। और गुलाम वंश का अंतिम जो शासक था वो शमशुद्दीन था। शमशुद्दीन दीर्घकार से होगा, है ना, शमशुद्दीन था। और गुलाम वंश इस तरह क्या होता है? हम लोग का खत्म हो जाता है। और अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो अगला वंश है मध्यकाल भारत के एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ वंश, अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें होगा खिलजी वंश। उसी पर जिस पर फिल्म बना था खली बली हो गया है दिल। अगले क्लास में इसको पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए काफी क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। धन्यवाद।